जब यूएन है तब G20 की ऐसी भी क्या जरूरत? नहीं, देखिए यूएन जनरल असेंबली में अगर आप देखें तो वहाँ लोग जाते हैं, अपना बस्ता खोलते हैं, भाषण देते हैं, उतर आते हैं। वहाँ एस्कोर्ट सेटलिंग भी करते हैं। जैसे आपको याद होगा कर्नल गद्दाफी कई घंटे तक बोलते रहते अरे थे। वो तो 9 घंटा या 8 घंटा कुछ इस टाइप से था। वो तो टेंट लेके जाते थे, वहीं गाड़ते थे और फिर पूरा दबदबा रहता था, 10-10 घंटे बोलूंगा, आप रोक लो। फिर कोई जाता है, जैसे ये गए थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति गए, एक दिन पहले जॉर्ज बुश ने भाषण दिया था, तो कह रहे हैं कि यहाँ शैतान आया था। अच्छा, ह्यूगो चावेज़ बोले थे, हाँ, कोई तो बोला था, हाँ हाँ हाँ, और यहाँ सल्फर की गंध मौजूद है, और फिर ऐसे उन्होंने प्रार्थना किया। बाप रे। फिर एक गया वो नेतन्याहू गए, उन्होंने एक फर्जी वो निकाला ग्राफ और दिखाया कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम ऐसे ऐसे बना रहा है, और कोई गया फाड़ दिया। हाँ, फाड़ दिया फिर, यूनाइटेड नेशन का चार्टर ही फाड़ के उड़ा दिया है। और भारत पाकिस्तान का आप देखते ही हैं, वो तो खूब चलता है, दोनों कुछ ना कुछ वो बोलेंगे। देखने में मजा बहुत आता है। हाँ। फिर होता है कि जब इजरायली रिप्रेजेंटेटिव बोलने के लिए आए हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो फिलिस्टीनियंस और बाकी सब बायकॉट कर जाते हैं उठ तुरंत। जाते हैं। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बात करेंगे तो वेनेजुएला वाले और बाकी वो सब भाग जाएंगे। तो क्यूबा का राष्ट्रपति आएगा तो वो बाकी उठ के चले जाएंगे, जैसे फिडेल कास्ट्रो वगैरह। हाँ, मुझे ना वो वाला बड़े मजेदार शॉट लगता है जिसमें चे गुवेरा जा रहे हैं यूएन में। हाँ, 62, 63 में। और वो भी कुछ वैसा ही ऑकवर्ड सिचुएशन है। उस समय तो ऐसा था ना, जब कोल्ड वॉर चल रहा था। अब जैसे फिडेल कास्ट्रो के आप स्पीचेस सुनेंगे, तो पूरा साम्राज्यवाद ये वो, सीधे किसको करना भाई? अमेरिका को। वो सही सुना रहे हैं। हाँ। तो वहां पे, या पाकिस्तान जिस तरीके से भारत पे आरोप लगाता है, भारत पाकिस्तान पे आरोप लगाता है, तो वहां आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। पहली चीज लीडरशिप के लेवल वगैरह में। हाँ, G20 में आप सुनते और बात करते हैं। वहां ये नहीं कि कागज निकाले, भाषण दिए और चल दिए, ऐसा नहीं होता। ब्रिक्स में भी ऐसा नहीं होता, G7 में भी ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज कि संयुक्त राष्ट्र की अपनी अहमियत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ जनरल असेंबली नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल है, अंगताद है, साथ ये अपने यूनिसेफ वगैरह हैं, तो उनका अपना योगदान है। लेकिन G20 को या ब्रिक्स को सिक्योरिटी काउंसिल के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। क्योंकि वहां पे क्या है कि 5 देशों को तो आपने दे दिया है वीटो पावर। अब इनके इंटरेस्ट नहीं मिलते तो एक ना कोई वीटो लगा देगा, वीटो करेगा। अच्छा, एक बीच में एक नई चीज भी शुरू हुई थी। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपने वीटो मार दिया, और फिर आप प्रस्ताव लेके आ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होनी। अच्छा, ऐसा भी था? हाँ, ऐसा भी होता है बीच बीच में कि तुम्हारा प्रस्ताव है तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं बताऊंगा, बात वही है पर मैं कहूंगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वो चीज ब्रिक्स में ना हो, वो चीज G7 में ना हो, वो चीज G20 में ना हो। लेकिन एक और एग्जांपल है सार्क का। भारत और पाकिस्तान की खींचातानी में वो संगठन खत्म हो गया, समाप्ति हो गया। वरना मुझे याद है कितने सारे पत्रकार, पढ़े लिखे लोग इधर उधर आते जाते थे सार्क के सहारे। बहुत सारे पाकिस्तान के भारत में, हाँ, श्रीलंका। अरे ये बना था आपका जो यूनिवर्सिटी बनी है, हाँ बिल्कुल, सार्क के थ्रू बनी वो। तो ये कितना कमाल का काम हुआ था। नेपाल में मुख्यालय बना। हाँ, सार्क बहुत मजबूत होने लगा एक वक्त, बहुत अच्छा होने लगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान की आपसी खींचातानी ने इन्होंने खत्म कर दिया। और मजे की बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल में ये सब हुआ, और इनके शपथ ग्रहण में, पहले शपथ ग्रहण में सारे सार्क देशों के नेता आए थे। इन्होंने बुलाया था। हाँ, सार्क। तब ये चर्चा होने लगी थी कि शायद सार्क को फिर से जिंदा करने, मजबूत करने की कोशिश करेंगे, एशिया के नेता बनने की तरफ प्रयास है। और इन्होंने बोला भी था कि गरीबी उन्मूलन के लिए हम लोग सब मिल के आएंगे। हाँ, और उस वक्त तो खैर पाकिस्तान से भी आए लोग और माहौल बना तो था, पर अब देखिए ऐसा ही होता है।